नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है वो भी सक्सेस स्टोरी है। कंट्री का नाम है फिनलैंड। फिनलैंड का ये सक्सेसफुली एक बच्चे का ये रेजिडेंसी परमिट है, लेकिन ये 3 कार्ड आए हैं 1 2 3। एक तो बच्चा यही है, इसकी इंटरव्यू ले रहे, बाकी हम 1 बाई 1 अनदर वीडियोज़ में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टाइमलाइंस के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, स्ट्रगल्स के बारे में, प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में सारी चीज़ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अगर आपकी डेस्टिनेशन फिनलैंड में हायर स्टडी की है तो हमारे 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, स्टडी इन फिनलैंड और सक्सेस स्टोरी ऑफ फिनलैंड। इन दोनों की प्लेलिस्टों को मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहाँ जाकर इन वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच करें। देयर आफ्टर डिसीजन लें कि आपने अपनी जो फर्दर सर्विस है कौन से कंसल्टेंट के थ्रू लेनी है। तो फिनलैंड का जेन इनटेक ऑलरेडी ओपन हो चुका है। 2-3 दिन पहले एक मैंने कंप्रहेंसिव वीडियो डाली थी जेन इनटेक के बारे में। फैक्ट एंड फिगर्स के साथ मैंने मेंशन किया था कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। मिनिमम से मिनिमम फीस लगाकर आप फिनलैंड जाने की कोशिश करें। ए टाइप रेजिडेंसीज में जाएं। अगर आपको फ्री के ऑप्शंस आइदर वहाँ पर स्कूलिंग में मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने स्कूलिंग की भी वीडियो डाली थी जिन बच्चों ने 10th की हुई है, अगर उन्होंने अपनी स्कूलिंग वहाँ पर जाकर फिनलैंड में करनी है तो वो भी फ्री मिल सकती है। टीचर ट्रेनिंग की फ्री की डाली थी। वोकेशनल ट्रेनिंग आप कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं फिनलैंड में, बहुत सारी ऐसी वीडियोस के बारे में मैंने इन चीज़ों के बारे में अपनी उस वीडियो में बताया है। वो वीडियो ज़रूर वॉच करें क्योंकि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। इवन फिनलैंड का जो अदर साइड है, वहाँ जाने के बाद जो सिचुएशंस हैं, कितनी डिफ़िकल्ट्स हैं, जॉब्स में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, इवन वहाँ जाने के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग्स कैसे लेकर जानी है, क्योंकि वहाँ से भी बच्चों को डिपोर्ट कर सकती हैं फिनलैंड जो माइग्रेशन एजेंसी है, अगर आपके पास अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट नहीं है। इन सब चीज़ों के प्रिकॉशंस आपने लेने हैं। तो बच्चे के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चे ने अपनी 12th PCM का स्टूडेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का 75% नंबर है और आइल्स में 6.5 है। 2022 का पास आउट है और एक बार कनाडा स्टूडेंट वीज़ा से भी रिफ्यूज़ड है। उसने अपना स्टूडेंट वीज़ा हमारे थ्रू ही अप्लाई किया था। तो कब अप्लाई किया था? जब GIC रिवाइज होने वाले थे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन पड़ी थी कि यार अभी 10,000 वाले GIC में अप्लाई कर दिया जाए, नहीं तो जो अभी जनवरी से स्टार्ट होगा तो हमें 20,000 GIC का अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। उसी से ये बच्चा अफेक्टेड हुआ है, क्योंकि दैट रीज़न उस इनटेक में इतनी एप्लीकेशंस पड़ी। तो कैनेडियन अथॉरिटी को भी मालूम था कि अभी GIC रिवाइज होने वाला है, दैट रीज़न अभी इतनी एप्लीकेशंस पड़ी है तो इनको रिजेक्ट किया जाए। उसके बाद रिजेक्शन के बाद अगर बच्चा रीअप्लाई करता है तो वो अपना जो GIC है रिवाइज करके ही डालेगा, 10,000 और उनके पास आएगा। तो उसने नेक्स्ट टाइम अप्लाई नहीं किया, तो कर सकता था लेकिन नहीं किया। फिर इसने हमें और सजेशंस पूछे, सर क्या हो सकता है, तो हमने इसको फिनलैंड के बारे में बताया। तो फिनलैंड में अभी सक्सेसफुली इनकी रेजिडेंसी परमिट आ चुकी है। फीस भी पूछेंगे कितनी भेजी है, और ये देखिए 3.5 साल का कार्ड है, 2028 तक का बच्चे को मिला है, 2024 चल रहा है और सिर्फ 4-4.5 लाख रुपए की फ़ीस देकर ये फिनलैंड में जा रहा है। वहाँ जाने के बाद अगर इसको फर्दर कोई चीज़ अच्छी लगती है नहीं लगती है वो इसके ऊपर डिपेंड है। इवन एक बड़ा प्लेटफॉर्म है 29 कंट्रीज़ का, एक वीज़ा के ऊपर अनदर अपॉर्चुनिटीज़ को भी अवेल कर सकता है, बट डिपेंड स्टूडेंट के ऊपर है। क्योंकि बच्चों को ऐसे लगता है कि फ़ॉरेन की लाइफ बहुत ही इजी है, लेकिन इसका उल्ट है। वहाँ जाने के बाद बहुत सारी स्ट्रगल्स करनी पड़ती है बच्चे को। अगर आप स्ट्रगल करेंगे तभी आप अपनी डेस्टिनेशन या अपने जो टास्क को अचीव कर पाएंगे। तो सबसे पहले सर मैं आपका भी स्वागत करता हूँ इस वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। कहाँ के रहने वाले हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के? मैं पठानकोट डिस्ट्रिक्ट का। अच्छा, पठानकोट डिस्ट्रिक्ट का। तो हमारे बारे में कहाँ से पता चला था आपको, क्राउन इमिग्रेशन के बारे में? सर मेरा वो भाई है, वो मतलब कि यहाँ पे उसने मतलब कि आपके वो रिलेटिव्स उसने मुझे सजेस्ट किया था कि, तो उन्होंने अगर सजेस्ट किया, सजेशन के बाद आपने भी कुछ सर्च किया अपने लेवल पर? मैंने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे देखा था, फिर मैंने रिव्यू चेक किए। हमसे जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है सर? एक ईयर होने वाला। 1 साल होने वाला। हाँ जी। जब आप हमसे जुड़े थे आपने कौन सी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करवाया था? कनाडा का। तो क्या हुआ था कनाडा का वीज़ा? सर रिफ्यूज़ल आ गई थी। तो रिफ्यूज़ल के बाद रीअप्लाई करने के ऑप्शन थे, आपने अप्लाई क्यों नहीं किया रीअप्लाई? सर वो तो GIC बढ़ गई थी, फिर मैंने सोचा कि कहीं और के अप्लाई कर लूँ। तो आपको
कनाडा के अलावा मैंने जो कंट्री सजेस्ट की थी फिनलैंड ही की थी, और उसके अलावा भी कुछ कंट्री सजेशन दी थी मैंने। और भी थी जर्मनी, डेनमार्क, लतीविया। अच्छा, ये वाली कंट्री भी सजेशन दी थी। हाँ जी सर। तो अभी आपका जो रेजिडेंसी परमिट है, आपने फिंगर्स कब दिए थे, कुछ आइडिया है वहाँ पे कब गए थे दिल्ली, कुछ आइडिया हो? 25 को गए थे। हाँ जी। तो उसके कितने दिन के बाद आपका डिसीजन ऑनलाइन मेल के ऊपर है? 5 दिन, 10 दिन, 15? 4-5 दिन बाद देखो 4 डेज के अंदर इसको डिसीजन मिला है। तो इवन ऐसी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, जब प्रीवियसली किसी का रिफ्यूज़ हो जाए उसको क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। इवन अभी ये देखिए, अच्छी प्रोफाइल है बच्चे की, ऐसे बच्चे को रेड कारपेट वेलकम है हर एक कंट्री के अंदर। इवन दैट समटाइम्स लक काम नहीं करता, मतलब इससे वीक प्रोफाइल वाले को कनाडा का वीज़ा मिला हुआ है, जिनके 40% 45% हैं, 6 बैंड वालों को भी। तो अभी समटाइम्स ऐसी प्रोफाइल वाले को रिफ्यूज़ल मिल जाता है। तो नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव है तो आप अपनी डेस्टिनेशन पर जरूर पहुंचेंगे, लेकिन एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। ये नहीं है कि नेगेटिव होने के बाद घर में बैठ जाएं बस जी अभी सारा कुछ हो जाएगा। आपके जितने एफर्ट्स होंगे तभी आपको ये सारी की सारी अचीवमेंट मिलेगी। तो जब आप एम्बेसी में गए थे बीएफएस में, तो वहाँ पर आपकी कोई जनरल इंटरव्यू हुई थी? वहाँ पे कुछ पूछा? इंटरव्यू हुई थी। क्या पूछा था उन्होंने आपसे? उन्होंने कि मतलब क्यों जा रहे हो, कौन सा कोर्स है। वो इंग्लिश में पूछते हैं, हिंदी में, पंजाबी में, किस में पूछते हैं? इंग्लिश में सर। इंग्लिश में पूछते हैं। तो आपने फिर उनको सारा कुछ बताया? हाँ जी सर। फंड्स के बारे में कुछ पूछा उन्होंने? हाँ, स्टेटमेंट फंड्स के बारे में पूछा, कहाँ से आए। तो वो आपके फंड्स कहाँ से आए आपने बताया? हाँ जी सर। तो जब आपका एडमिशन आया था फिनलैंड में, तो एक ही यूनिवर्सिटी से आया था और भी कुछ यूनिवर्सिटी से आया था? सर 2-3 यूनिवर्सिटी थी। हाँ, 2-3 यूनिवर्सिटी से आया था। फिर लास्ट ही एक यूनिवर्सिटी में जहाँ से हमने एक्सेप्ट कर ली थी सीट, तो वहीं इसको फिर जाना पढ़ना था। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा कंप्लीट टीम के साथ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कॉर्पोरेट पूरा स्टाफ कॉर्पोरेट था। तो अगर इन केस ये भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता इन केस, तो तब आपकी सिचुएशन क्या होती? सर फिर से मैं लगवाता। क्या करते हैं, हमारे पास लगवाते या कहते हैं ये एजेंट नगम्मे हैं, छोड़ो यार। और किसी अब भरोसा था नहीं, भरोसा किस टाइप का, कि काम आता है इनको, या लारे लगाने वाले हैं, या सब कोऑपरेटिव है क्या? नहीं, सब कोऑपरेटिव थे। तो अभी वीज़ा भी आ चुका है। आपने कभी फिनलैंड की सर्च की है? फिनलैंड में सर हाँ, यूट्यूब पे देखा है। तो आपको अभी फिनलैंड में जाना है, जॉब्स के बारे में क्या सर्च किया वहाँ पे? जॉब पे सर ज़्यादातर डिलीवरी की जॉब है। डिलीवरी की जॉब है। तो क्या जाते जॉब मिल सकती है? सर मुश्किल है। कितने के धक्के खाने पड़ेंगे? धक्के तो खाने पड़ेंगे। कितने के? 1 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, क्या? ये तो हमारे ऊपर ये कितने का खास। तो आपके पेरेंट्स पीछे सपोर्ट करेंगे फीस के लिए? हाँ जी सर। आपको लगता है कि आप अपनी वहाँ पे फीस निकाल पाएंगे 6 महीने की जाने के बाद? हाँ जी सर, निकाल पाऊंगा। कहाँ निकाल पाएंगे? आपको कैसे पता? मैं नहीं, मेरे पेरेंट्स। अच्छा, पेरेंट्स में। तो मतलब आप 6 महीने की फीस, पता कितनी फीस भेजी थी आपने? हाँ जी सर। कितनी भेजी थी आपने? 5000 यूरो। मतलब अप्रोक्स कितने इंडियन रुपीज़ में बताइए? 4.5-4.60 लाख। 4,60,70,000 रुपये भेजा है। अभी जो इसका कार्ड आया है, 1 सेमेस्टर की फीस भेजी है, और इतनी फीस फिर ड्यू है, वो भी है। और बच्चों को, पेरेंट्स को ये लगता है जाने के बाद वो फीस कर लेगा जनरेट, वो वहाँ पे अपना खाने पीने का भी कर लेगा, हमें भी भेज देगा। ऐसा बाहर नहीं है आज की डेट में किसी भी कंट्री में। कनाडा में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे थ्रू भी गए हैं, यूके में भी बच्चे बहुत जाते हैं। बहुत सारी कॉल्स हमें कनाडा से, यूके से भी आती हैं, सर हमें यहाँ से निकालो, अभी हमें कहीं पर और भेजो। मैं कहा वहाँ कहीं पर और भी भेजेंगे, वहाँ पर भी यही है। तो एटलीस्ट उन कंट्रीज़ में जाने की कोशिश करें जो इकोनॉमिकल हो, जिसमें आपको बड़ा प्लेटफॉर्म मिले, और जो स्टूडेंट वेलफेयर ओरिएंटेड हो। मैं स्टूडेंट वेलफेयर ओरिएंटेड किन कंट्रीज़ को कहता हूँ? यहाँ पर आपको मैक्सिमम वर्किंग राइट्स हों, पार्ट टाइम, तो 30 घंटे के हैं। पोस्ट स्टडी परमिट जहाँ पर मैक्सिमम मिले, अगर स्टडी की जहाँ पे 2 साल का मिलता है। इसके अलावा उनकी पीयर पॉलिसीज लीनियंट हो कंपेयर टू अनदर कंट्रीज़। तो शेंगन के अंदर अभी 29 कंट्रीज़ हैं, हमारे पास 4 ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ऐसी वेलफेयर ओरिएंटेड टुवर्ड्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। उन 4 कंट्रीज़ का हम स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते हैं, लेकिन वहाँ जाकर भी बच्चों को सेटलमेंट लेनी बहुत डिफिकल्टीज़ है, क्योंकि एक स्टूडेंट्स नहीं है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा टीम के साथ? सर ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो ठीक है सर, तो मैं भी आपको कंग्रेचुलेशन देता हूँ जो आपका ये कार्ड आया है, और मैं साथ में ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कल आपके पेरेंट्स ने भी आपको मिलने के लिए फिनलैंड जाना हो तो उनकी भी हम जरूर हेल्प करेंगे। तो इस टाइप की सक्सेस स्टोरी हम रेगुलर अपने सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं, तो अगर आप उन वीडियोस को रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।